जैसे यहाँ बात चली है मुद्रा के मौद्रिक मूल्य की, तो मुद्रा के मौद्रिक मूल्य में क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी मुद्रा में यहाँ लिख दिया मैंने 100, 200, अब जैसे 500 और 2000। मुद्रा जो बनी होती है आप लोगों ने देखा होना, जैसे कागज की मुद्रा है, ठीक है, कागज की मुद्रा में क्या लिखा होगा, अगर 100 रुपया लिखा है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो जो मुद्रा में अंकित होता है, जैसे यहाँ 100 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, उस मुद्रा का मौद्रिक मूल्य कितना है, 100। अगर किसी मुद्रा में कितना लिख दिया, 200, किसी नोट का मतलब ये नहीं कि मैंने अपना नोट बनाया और उसमें लिख दिया 200, आगे लिख दिया 500, वैसा नहीं बोल रहे हैं। इसे आरबीआई या एक देश का केंद्रीय बैंक अगर किसी मुद्रा में जो मौद्रिक मूल्य अंकित करता है, जो नोट होते हैं, ऐसा भी नहीं अब 1000 का नोट आजकल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब वो नहीं है। तो जैसे 500 का नोट होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो अंकित कर दिया उसको क्या बोलोगे आप लोग, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। तो मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से हमारा अभिप्राय उस मूल्य से होता है जो मुद्रा के अंदर क्या होता है, अंकित। क्या होता है, अंकित, ठीक है। जैसे कि मैंने तो क्या, जैसे बैंक्स जो आरबीआई जो लिख देगा वही मुद्रा का क्या होगा, मौद्रिक मूल्य। अब दूसरा है जैसे कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्या है, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो यहां बात आ रही है किस चीज की, कि मुद्रा कितने, जैसे रुपए की या पैसे की बनी हुई है। बात समझ रहे हो मेरे, यहां बोलने का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए का नोट है, अब 100 रुपए के नोट में जो वस्तु जो जैसे कितनी गुड्स, या मान लो गुड्स क्या लगा उसमें, पेपर लगा ना, पेपर और इंक, स्पेशल होगी वो इंक, ये थोड़ी है कि घर वाले पेन चला लिए, ठीक है, स्पेशल इंक होगी। पेपर भी क्या होता है, स्पेशल होता है। जितने मान लो कि 100 रुपए का नोट है, अब 100 रुपए के नोट को बनाने के लिए आरबीआई का खर्चा मान लो, सपोज करके बोल रहा हूँ, इतना जरूरी ना हो पर लगभग इतना ही होगा। जैसे मान लो कि 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपीज है, तो उसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। समझ गए ना, उस कागज के नोट का मूल्य कितना है एक्चुअल में, 1। हम यहाँ बात अंकित मूल्य की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, वस्तु के, जैसे मुद्रा के वस्तु मूल्य की। किसकी बात हो रही है यहाँ, मुद्रा के वस्तु मूल्य की, ठीक है ना। तो यहाँ वस्तु मूल्य से मेरा अभिप्राय यह है कि मुद्रा चाहे वो जैसे क्वाइन हो चाहे नोट हो, जिस वस्तु से बनी हो और उस वस्तु का जितना मूल्य होता है वो मुद्रा का क्या होता है, वस्तु मूल्य, ठीक है। तो इतना हो गया, पीछे चला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में मुद्रा को हमने 5 भागों में बांटा है। जैसे कि फुल बॉडीड मनी, इसको बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जिसमें जो नोट या सिक्के में जितना मूल्य लिखा होता है, वस्तु मूल्य और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य जब क्या होता है, बराबर। जैसे कि मैंने इसको आपको पहले बता दिया, अगर मान लो 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के सिक्के में अगर 1 लिखा है और उसके पीछे धातु भी कितनी लगी है, 1 रुपए की, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, पूर्णकाय मुद्रा। और दूसरा प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जो उस, जैसे कि कागजी जो हमारे नोट हैं जो आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हैं, वो हमारा
किस चीज का उदाहरण है, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। उसमें जो मूल्य अंकित होता है वो उसको क्या करता है, पूरी तरह से इनकी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर 100 लिखा है तो 100 रुपये, 200 लिखा है तो 200, अगर 500 लिखा है तो 500। ठीक है। और तीसरा मैंने आपको पहले बताया जैसे क्रेडिट मनी, तो क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, साख मुद्रा। और साख मुद्रा में हमने ये बताया कि उसमें साख मुद्रा में वह मुद्रा होती है जो जिसमें जो वस्तु मूल्य क्या होता है, कम, और उसका मौद्रिक मूल्य क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, और ये जो बाजार का एक छोटा सा अंश होता है। ठीक है ना। चौथा आया करेंसी मनी। करेंसी मनी का मतलब ये है कि एक देश का केंद्रीय बैंक जो अपने देश में जो करेंसी जारी करता है, करेंसी जो जारी होती है, मान लो कॉइन्स प्लस नोट्स जितने भी हैं उनको क्या मानते हैं हम, किसी देश की करेंसी। ठीक है, उसको करेंसी मुद्रा बोलते हैं। पांचवा बैंक मनी। बैंक मुद्रा या बैंक मनी से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जिसमें एक देश का केंद्रीय बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता है और उधार देता है, और उधार देके मुद्रा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ये आ गई सारी की सारी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। जैसे कि फंक्शन ऑफ मनी की बात हम लोग कर रहे हैं, मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के मुख्य कार्य या मुद्रा के 3 कार्य होते हैं, प्राथमिक और मुख्य कार्य, दूसरा सेकेंडरी कार्य, ठीक है, और सहायक कार्य बोलते हैं इसको, और तीसरा है, तीसरे को बोलते हैं जैसे आकस्मिक कार्य। तो जो पहला कार्य है मुद्रा का, जैसे प्राथमिक कार्य क्या है, इसमें है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आपको पहले भी जैसे डेफिनेशन में बता दिया है कि मुद्रा ऐसी वस्तु होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है ना। अब जैसे मुद्रा में अगर मान लो लिखा है 100 रुपीज, तो दूसरा व्यक्ति उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता है। वो इजीली, मतलब एक पर्सन और दूसरा पर्सन या लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, वो स्वीकार करता है। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में उसको स्वीकार्यता प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। दूसरा कार्य मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। तो मूल्य के मापदंड के रूप में मुद्रा क्या करती है, वस्तुओं के मूल्य को मापती है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको इस चीज को पहले भी समझा दिया, जैसे मान लो कि हम लोगों ने किसी वस्तु को, दूध को कैसे मापेंगे, लीटर में। ठीक है, कि इतने रुपए लीटर पानी मिलता है। मान लो जैसे दूध की बात आई, चाहे पानी की बात आई, हम लीटर में उसको मेजर करेंगे। अब जैसे कई चीजें हैं जो केजी में मेजर की जाएगी। ठीक है ना। तो ये जैसे मुद्रा के रूप में हम वस्तुओं को क्या करते हैं, मापते हैं, और ये इसका एक किस्म से क्या है, प्राथमिक कार्य है। और मुद्रा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को माप सकते हैं। ठीक है। और मुद्रा का जो सेकेंडरी कार्य है, जिसको हमने क्या बोला था, गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। तो उसमें जो पहला कार्य आता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब कि स्थगित भुगतानों के मान के रूप में। तो ऐसे भुगतान जिनको हम भविष्य में स्थगित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस चीज को पहले भी बता दिया है कि जैसे ब्याज है, ऐसा भुगतान जो भविष्य में किया जाना है, किराया है, ब्याज है, या किसी पर्सन को हमने बाद में लंबे समय के बाद क्या करनी होती है, पेमेंट या भुगतान। ठीक है। तो ये मुद्रा का कौन सा कार्य है, गौण। और दूसरा कार्य स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचय, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इकट्ठा करेंगे तो मुद्रा में या मुद्रा के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी
नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे कि आप बैंक में डालोगे, इवन इकट्ठा करने से और ज्यादा बढ़ती है, वस्तु में समस्या थी ना। लेकिन मुद्रा, जैसे कि मुद्रा में मूल्य का संचय होता है, और इस कार्य को मुद्रा का हम गौण कार्य कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो कार्य है सेकेंडरी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो मुद्रा जो है हस्तांतरण का काम भी करती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं, मूल्य को हस्तांतरित या मूल्य को हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। ये मुद्रा के दो कार्य हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।